अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा डिले हो गया तो उसके लिए माजरत है। तो सेशन 3 है आज। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें, जिसके अंदर मेनली मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा, जो कि मैं पिछले 10 साल से जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसी के ऊपर ही मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो भी डेवलप किया है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। वो भी थोड़ा सा शेयर करूंगा मैं आपसे कि वो कैसे डेवलप होता है, स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप होती हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज कवर होगा जी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ब्रोकर सिलेक्शन जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ही ये डिस्कस कर लेंगे हल्का फुल्का ही। बाकी हाउ टू डिसाइड व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ये बेसिकली ये एक ट्रेडर का आप कह लो कि जिंदगी का खुलासा होता है कि उसने जब भी बाय करना है उसके पीछे क्या वजह थी, और जब भी उसने सेल करना है तो उसके पीछे क्या वजूहत थी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी, कि वो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है फॉलो करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग का फर्क और इनके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली ये जो न्यूज़ वगैरह होती हैं फॉरेक्स की, जो फॉरेक्स के इवेंट्स वगैरह होते हैं ओवरऑल, जो वर्ल्ड में फॉरेक्स के नहीं, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स आ रहे होते हैं, जैसा कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, या एनएफपी एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है जो कि फ्राइडे को होता है। ठीक है, ये इवेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। माई एफ एक्स बुक के अंदर आपने आना है और यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आप आ जाए तो यहाँ पर आपके इवेंट जो इवेंट्स हैं वो आ जाएंगे, उनका टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये जो इवेंट्स जो रेड में होते हैं, जैसे कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इसका असर जो पड़ता है सीधा सीधा, वो पड़ता है आपका सीधा सीधा आपके चार्ट के ऊपर। ये जो आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इनके पीछे फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं जो कि ट्रिगर हो रहे होते हैं, या कोई इंपल्स बाइंग और सेलिंग चल रही होती है। तो बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो ये जो इवेंट्स हैं इनको, जैसे अब फॉर एग्जांपल यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, तो इसके ऊपर यूएसडी डंप होने का या यूएसडी राइज होने का चांस है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जिस टाइम के ऊपर आ रही है न्यूज़, या उससे आधा घंटा पहले या घंटा पहले उसका इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इसके अराउंड भी काफी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिजाइन हुई हुई होती हैं, जो कि टाइम बेस्ड चल रही होती हैं न्यूज़ को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं उनको इतना रिलायबल समझता नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव हो। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि न्यूज़ पॉजिटिव होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट अक्सर नेगेटिव आ जाता है या कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे क्रेडिबल चीज है वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये झूठ नहीं बोलता। टेक्निकल एनालिसिस हम कहते हैं, जो कि ये सारी कैंडलस्टिक्स आपको नजर आ रही हैं और ये जो पूरी मूवमेंट यूरो डॉलर की है अगेन इस टाइम फ्रेम के अंदर, वो सारी की सारी इस चार्ट के ऊपर इम्प्रिंट हुई हुई है। इसके अंदर सारी न्यूज़ का इम्पैक्ट भी शामिल है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर, जैसा कि मैं करता हूं, तो तो फिर वो जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर जो ट्रेडिंग चल रही होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते किस न्यूज़ का कंसिस्टेंटली क्या क्या इंपैक्ट आ रहा होता है। जैसे एनएफपी है, उसका कंसिस्टेंटली क्या क्या इंपैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर ये काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड्स का और सारा कुछ, तो उसके अंदर आपको बहुत फायदा हो जाता है न्यूज़ का, और उसके थ्रू आप स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्टॉक्स के अंदर भी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है स्पेशली उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस जो है मैं तो उसको ज्यादा रेट करता हूँ। ठीक है, तो जो न्यूज़ है बेसिकली ये एक तो मिसगाइडिंग होती है, प्लस ये कोई एज ए सॉलिड वो आप कह लो कि इसकी बेसिस के ऊपर कोई स्ट्रेटजी डिजाइन नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि अगर यूएसडी की ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रिपोर्ट आई है, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वो क्या करेंगे कि इसकी जो पुरानी थी अगर दो रिपोर्ट्स जो हैं उनका वो पॉजिटिव में आई हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में पड़ा, तो वो एज्यूम कर लेंगे कि इस दफा भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा, जो कि आप कह लो कि एक 50-50 चांस है, एक तुक्का है एक तरह से आप कह लो। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जो भी चार्ट्स के ऊपर ये सारी जो कैंडल स्टिक्स प्रिंट हुई हुई हैं, जो कि यूरो डॉलर की सारी मूवमेंट बता रही हैं यूरो की अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने चार्ट की फॉर्म में गिवन है। ठीक, जिसके अंदर आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपकी सारी वो थीरीज आ जाती हैं, आपकी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, सब कुछ। इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट का एनालिसिस होता है। ये चार्ट कैसे क्रिएट होता है? ये बेसिकली इसके पीछे फंडामेंटल इवेंट्स या हेज फंड या बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब कोई ना कोई फंडामेंटल इवेंट ऐसा ट्रिगर हुआ होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से उठ के यकदम इधर पहुंच गई, और कोई ना कोई फंडामेंटल इवेंट यहाँ पर, या कोई बड़ा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हुआ होगा जो मार्केट यहाँ से डंप होके यकदम इधर आ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि हम मेरा मानना ये है कि मार्केट के अंदर कोई सा भी शार्प
पंप या शार्प डंप, उसके पीछे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है। अब से मैं ये जो हेज फंड या बड़े ऑर्डर्स हैं उनको स्मार्ट मनी कह के बुलाऊंगा ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उसके पीछे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, क्योंकि कोई रिटेल सेलर जो है उसको इतना डंप नहीं कर सकता, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि हर जोन जो है, जो भी जोन क्रिएट हो रहा है, ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, जो भी जोन क्रिएट हो रहा है उसके जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड को विन करने की या उस जोन को सक्सेसफुली ट्रेड करने की, जरूरी नहीं है कि हर जोन जो है वो उसको फुलफिल करे और हर ट्रेड उसके ऊपर विनिंग ट्रेड हो। तो मैंने क्या किया है कि अब उसके ऊपर मैंने एक तीन जो मेरे रूल्स हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं, जिसके ऊपर मैं जोन की क्वालिटी को डिटरमिन करता हूँ, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्ट्रेटजी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि अब जैसे यहाँ पे मार्केट फिर रही है इधर, ठीक है, आप इसे ऊपर देखेंगे और आप देखेंगे कि शार्प मूवमेंट कौन सी है, मतलब या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। आपने जब ऊपर जाके देखा तो यहाँ पे आपने देखा एक शार्प डंप है, जो कि यकदम मार्केट यहाँ से इधर तीन रेड कैंडल्स कंसेक्यूटिव चल रही हैं और एक शार्प डंप आया, ठीक है। आपने डायरेक्ट चले जाना उसके सोर्स के ऊपर। ये जो एरिया है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जोन क्रिएट हो रहा है सप्लाई जोन। आप क्या करोगे, इस एरिया को पहले से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका सप्लाई जोन, ठीक है जी। इसको रेड कर देते हैं। आप क्या करोगे, आप ऑर्डर जो है अपना, ये जो कैंडल की बॉडीज हैं, आपको जो अगर आपने पहला सेशन देखा होगा उसमें आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो सारी ये है, ये कैंडल की बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो बॉडीज को कंबाइन करके हम लोग एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपका जोन है, ये आपका जो उसकी जो आगे की लाइन है, ठीक है, जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर अब आपने पेंडिंग ऑर्डर जो है अपना वो उसको प्लेस करना है, ठीक है। और ये जोन का एंड है, ठीक। अब ये जो सारा एरिया बना है, यहां पर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे 1.08689 के अराउंड। जब मार्केट इधर पहुंचेगी, आपका सेल ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। आपने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट डाला होगा, स्टॉप लॉस भी प्लेस किया हुआ होगा, और उसके बाद मार्केट जो उसकी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में वो जाती है, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है सप्लाई लेवल को ट्रेड करते हैं। जो डिमांड जोन है उसके अंदर हम लोग अगेन हमने जाके साथ देखा कि एक शार्प किस्म का पंप आया हुआ है। अब हम डायरेक्ट चले गए उसके सोर्स के ऊपर, यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमने जो कैंडल की बॉडीज है उनको कंबाइन किया। कंबाइन करके हमने ये बॉडीज हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा जूम करके भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ये कैंडल की बॉडीज है, ठीक है, ये और ये, इनकी बॉडीज की जो अपर बॉडीज है उनको हमने कंबाइन कर दिया यहां से, ठीक है जी। एक सेकेंड, ये यहाँ पर, अब ये जो है लाइन, यहाँ पर हमने अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है जी। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है। ये जोन का एंड है, ठीक है। ये जो तीनों कंबाइन होके जो जोन बना हुआ है, ये जो बाय जोन है, ये जोन का एंड है, क्योंकि लोएस्ट लोएस्ट कैंडल का इधर मौजूद है। यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं जोन को, ठीक है जी। अब ये आपका बन गया है डिमांड जोन, ठीक है जी। आपने क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करना है, पेंडिंग बाय ऑर्डर। जब मार्केट इधर आएगी तो आपका अगर ऑर्डर फुलफिल हो जाता है तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस होगा इस इधर 1.08146 के राउंड, यहाँ पर आपका जो पेंडिंग ऑर्डर प्लेस होगा, और उसके बाद जो भी ट्रेड का रिजल्ट आता है। ये बेसिकली सारी थ्योरी है जिसके ऊपर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी के ऊपर ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। इसके अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं होती, स्ट्रेट अवे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और मार्केट का वेट करते हैं कि वो उधर आए। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस होते हैं ना, जहां स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, मार्केट ये वो जोन्स जो है वो एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं, ठीक है, कि मार्केट उसकी तरफ आती ही आती है उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। इसको मार्केट मैनिपुलेशन नहीं कहते हैं, ये एक तरीका कार है मार्केट का, कि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बड़ा ऑर्डर प्लेस किया उसमें थोड़ा सा फुलफिल हुआ, मार्केट वापस आएगी रिमेनिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए अगेन सप्लाई लेवल। अच्छा, अब हर जोन जो है वो ट्रेडेबल नहीं होता। तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने तीन प्रोबेबिलिटी एनहांसर्स, जिसे आप कह लो कि जोन की क्वालिटी डिटरमिन करने के लिए तीन पॉइंट्स है मेरे, ठीक है। मैं अभी वो आपसे डिस्कस करूंगा तीन पॉइंट्स क्या है। नंबर वन ये कि जो मार्केट की पंप या डंप बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ से इस डंप को मेजर करो तो ये इस हमारी जो ऑर्डर की लाइन है यहाँ से लेके ये आपकी जो कंटिन्यूएशन है, एक रेड कैंडल, दूसरी, तीसरी, तीसरे का लोएस्ट लो पे आप जाओगे तो ये तकरीबन 27 पिप की मूव बनती है। अगर आप इसी तरीके से डिमांड जोन को मेजर करोगे तो ये यहाँ से हमने ऑर्डर की लाइन से लेके एग्जैक्ट इस कैंडल के जो
कंटिन्यूएशन है, ग्रीन कैंडल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसकी जो हाईएस्ट हाई है उसको हमने मेजर किया 58 पिप्स का जोन बनता है, यानी कि मार्केट यहाँ से उठ के एक ही कंटिन्यूएशन के अंदर, मतलब अपसाइड मूवमेंट के अंदर ही ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई 58 पिप्स तक ऊपर गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शार्प मूवमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पंप या डंप होना चाहिए, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ये जो आपका जोन बना हुआ है सप्लाई लेवल, ये फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि फ्रेश हो, फ्रेश ना हो तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन देखें 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में से अगर तीनों 3/3 का जोन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है विनिंग ट्रेड निकालने की। अगर वो 2/3 का जोन है, यानी उसके अंदर दो शिकें पूरी हो रही हैं क्वालिटी स्कोर की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/3 के जोन से कम है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी इनहेंस करने के लिए तीन जो रूल्स हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, दूसरा जो रूल था मैंने आपको बताया था कि जोन जो है फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश जोन से क्या मुराद है कि ये किसी पिछले सप्लाई लेवल का टेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सप्लाई लेवल ड्रॉ ड्रॉ किया, इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक शार्प मूवमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली ये जो जोन है, ये रहा सप्लाई लेवल पिछला। ठीक है जी, और ये उस जोन का टेस्ट महसूस हो रहा है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, ये सॉरी ग्रीन लाइन है, लेकिन आप समझ गए हैं कि ये जो सप्लाई लेवल है, ये जोन उसका टेस्ट है। ठीक है, अब यहां पर मार्केट में फर्ज करें $1 मिलियन के ऑर्डर्स प्लेस थे। जब मार्केट इधर आई, उस $1 मिलियन में से $500,000 जो है वो निकल गया। अब मार्केट जब जब यहां से वापस आके नीचे की तरफ सप्लाई लेवल बना के डंप करेगी, इस जोन की प्रोबेबिलिटी कम से कम होती जाएगी जितनी दफा इस जोन को मार्केट टेस्ट करेगी। ठीक है, उतनी दफा उसके जो रिमेनिंग अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स है वो भरते जाएंगे। तो अब अगर हमारी कोशिश होती है कि हम पहली टच के अंदर, क्योंकि हम पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहली टच के अंदर ही हम लोग ऑर्डर अपना प्लेस कर देते हैं और फुलफिल हो जाता है वो। ठीक है, अगर अब ये जोन एक दफा हमने ट्रेड कर लिया है, इसको हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा पॉइंट था जिसके अंदर के फ्रेशनेस हम डिस्कस कर रहे थे कि जोन फ्रेश हो, दूसरा पॉइंट इसके ऊपर फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि इस जोन के अंदर मार्केट ने टाइम कितना स्पेंड किया, मतलब इस जोन के अंदर कितनी कैंडल्स हैं। मतलब सिर्फ 3 कैंडल्स हैं। ठीक है, तो 2 से 3 कैंडल्स हो, 4-5 हो तो एनफ है, मतलब ये कि आइडियल है वो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट वहां फुलफिल हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर काफी ज्यादा कैंडल्स हैं जोन के अंदर, तो अगर आप टाइम मेजर करो तो मार्केट यहाँ ज्यादा टाइम स्टे की है, इधर मार्केट ने कम टाइम स्टे किया है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सेम वही है कि अगर मार्केट फौरन से आई है यहाँ पर, फौरन से डंप कर गई है एक दो कैंडल्स के अंदर ही, इसका चांस, इसका मतलब ये है कि इस अभी काफी ज्यादा ऑर्डर्स रहते होंगे और मार्केट अगेन वापस जाके उन रिमेनिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइम स्पेंट इन दिस जोन है, ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ दो कैंडल्स हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि टाइम स्पेंट जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप इस जोन को देखोगे तो यहाँ पर टाइम जो कैंडल्स ने ओवरऑल स्पेंड किया हुआ है, इस एरिया में बहुत ज्यादा देर तक मार्केट रही है। ठीक है, इस एरिया में, तो यहाँ पर थर्ड जो आपका पॉइंट है वो एप्लीकेबल ना होता। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर बाकी दो पॉइंट्स जरूर एप्लीकेबल होते हैं कि एक तो स्ट्रांग मूवमेंट है, प्लस ये फ्रेश जोन है, मतलब ये पीछे पीछे किसी जोन का टेस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये जो मार्केट है, ये एक दफा अगर यहाँ से इसको टेस्ट आउट कर दिया इसने और ये जोन फ्रेश नहीं रहा, तो ये जोन नकारा हो गया और यहाँ से कभी मार्केट घूमेगी नहीं। यहाँ से हो सकता है मार्केट इधर से घूमती रहे कई दफा, क्योंकि हमें तो नहीं पता यहाँ कितने ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं इस सप्लाई लेवल के ऊपर। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा तब होती है जब हम पहली टच के अंदर ही एंटर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट है। नंबर 1 क्या हुआ कि हमने स्ट्रेंथ देखनी है कि शार्प डंप या शार्प पंप हो। नंबर 2 क्या हुआ कि हमने उस जोन को देखना है कि वो किसी प्रीवियस जोन का टेस्ट ना हो। जो नंबर 3 पॉइंट है कि उस जोन के अंदर मार्केट ने टाइम कितना स्पेंड किया। अच्छा, अब नीचे आके हमने देखा कि अब ये शार्प किस्म की अपवर्ड मूवमेंट थी, इसका हमने सोर्स देखा, उसको हमने बेस ड्रॉ की। ठीक है, इन सारी कैंडल्स की बॉडी को कंबाइन करके अब यहाँ पे हम इसको एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, बिल्कुल है। टाइम स्पेंट इन द मार्केट कितना है? कम है। ठीक है, क्या ये जोन फ्रेश है? ठीक है, ये फ्रेश है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, ये डिमांड जोन के क्वालिफाई नहीं करता। तो ये जोन फ्रेश है, जो ये तकरीबन आप कह लो कि 3/3 का जोन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड विन करने की एज कंपेयर टू दिस जोन ज्यादा होगी। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा अपना जो अब ये जो सारी चीजें हैं प्रोबेबिलिटी एनहेंसर्स, ये सारे के सारे मैंने कोड किए हुए हैं अपने एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर, जो मेरा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। वो ऑटोमेटिकली हर जोन को मेजर करता है, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करता है, उसके बाद वो उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर उसको एवेलुएट करता है, उसके उसकी बेसिस के ऊपर वो ट्रेड करता है। ठीक है,
उसकी बेसिस के ऊपर वो ट्रेड करता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टोटली बैक टेस्ट कर सकता हूँ कि ये जो पुरानी मार्केट है सारी, इसके ऊपर मैं अपने ईए को रन करके देख सकता हूँ कि ईए ने कैसा परफॉर्म किया, और उस तरीके से फिर स्ट्रेटजीज जो है वो डिफाइन होती हैं, स्ट्रेटजी डिजाइन होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी भी टर्मिनल के ऊपर ये आप स्ट्रेटजी आप देख रहे हो, ये रन हो रही है गोल्ड के ऊपर। ठीक है, ये बेसिकली जो टाइम पीरियड है ये 2022-10-25 से लेके 2023-5-1 का जो पीरियड है, क्योंकि आगे सारा मैंने टेस्ट कर लिया। ये 2022-10-25 से 2023-5-1 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके ऊपर ये जो है मेरा एक्सपर्ट एडवाइजर जो ट्रेड कर रहा है। अच्छा, मेरे एक्सपर्ट एडवाइजर का रिजल्ट और रियल मार्केट का रिजल्ट टोटली सेम होता है। उसकी वजह ये है, मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अभी हम वीपीएस की तरफ चलते हैं, जहां पर ये जो आपको दोनों जोन्स मैंने दिखाए हैं, ये पिछले जोन्स भी, ये सारे के सारे ईए ने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होंगे और ऑर्डर्स ऑलरेडी जो है प्लेस किए हुए होंगे। जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रिलाई करती है पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर, तो आपके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट तकरीबन बिल्कुल रियल टेस्टिंग के रिजल्ट के इक्वल आते हैं। यानी कि अब जैसे ये आप बैक टेस्ट देख रहे हो, तो अगर मैंने एक्सपर्ट एडवाइजर को रन किया होता 2022-10-25, ये मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ एक दफा, कि अगर मैंने इसको रन किया होता उस टाइम फ्रेम में, तो अभी तक ये तकरीबन 56% प्रॉफिट जो उठा चुका होता, तकरीबन 2022-10-25 से लेके ये सारी ट्रेड्स आपको दिखा रहा है वो 2023-3-16 तक। ठीक है, यानी कितना सा बना ये, तकरीबन 5 महीने। ठीक है, तो 5 महीने में इसने तकरीबन $560 उठाए हैं $1000 के डिपॉजिट के ऊपर, यानी 56% का प्रॉफिट इसने उठाया है। तो इस तरीके से मैं फाइन ट्यून कर सकता हूँ। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया 32-33% का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी ईए की ये एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी सेटिंग है, ये बहुत डिटेल्ड सीन है। इसको बनाने में तकरीबन बहुत अरसा लगा है, तो ये सारी की सारी सेटिंग है, ये लेटर ऑन कभी आप डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से मेरे ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो डिजाइन होते हैं, जो कि पूरे बैक टेस्टिंग डाटा के ऊपर होते हैं। जो माजी का हमारा पूरे का पूरा जो सारा टाइम जो टाइम है उसका टिक डाटा डाउनलोड होता है। ठीक है, टिक डाटा सूट के अंदर ये बेसिकली, चलिए वो उधर चला गया, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये टिक डाटा सूट है। ठीक है जी, यहाँ पर टिक डाटा सेटिंग्स है, यहाँ पर पूरे का पूरा टिक डाटा ब्रोकर से डाउनलोड कर देते हैं, और उसके ऊपर आप अपने ईए को बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि हमारा ईए अगर 2010 में चल रहा होता, इस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहा था जो हमने हमने कोड की है, तो कैसे रिजल्ट्स आते। ठीक है, तो अब मैं आपको वीपीएस की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब वो जो जोन्स मैं आपको दिखा रहा था सप्लाई लेवल के, ये भी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यूरो डॉलर का, ये डेमो अकाउंट है। यहाँ पर ये सप्लाई लेवल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये डिमांड जोन ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हुआ है। जब मार्केट इधर सप्लाई लेवल पर आएगी तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, इधर आएगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है ये रन हो रही है 2/3 जोन्स के ऊपर। क्वालिटी स्कोर जो है अगर एक भी फुलफिल हो रहा है तो उसके ऊपर ये ट्रेड ले लेता है। इस सिस्टम को टोटली स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया गया है तकरीबन पिछले 3-4 साल में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इसको अब डेमो के ऊपर जो है वो ये स्ट्रेटजी रन हो रही है। तो इसने अभी तकरीबन आई थिंक 17-18 मई से रन हो रही थी, और ये तकरीबन $50 का प्रॉफिट। हम प्रॉफिट जो है डॉलर्स में मेजर नहीं कर रहे, हम बेसिकली देखें कितनी परसेंटेज इस प्रॉफिट जो प्रॉफिट है वो उठाया है। ठीक है, तो $1000 के ऊपर ये तकरीबन आप कह लो जो $50 का प्रॉफिट है वो बनता है तकरीबन आई थिंक 5%। ठीक है, तो ये तकरीबन आप कह लो कि 1-2 हफ्ते के अंदर 5% का प्रॉफिट है। यहाँ पर ये सारे के सारे वही जोन्स हैं, ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी हैं जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाए हैं 1 आवर के। ये आप बेशक कंपेयर भी कर सकते हो, एग्जैक्टली वही जोन्स हैं। तो ऑब्वियसली फिर जो आपकी जो आगे जो बैक टेस्टिंग है वो फिर बिल्कुल इक्वल होती है रियल टेस्टिंग के। ये मैंने टेस्ट आउट भी किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो थोड़ा सा वो भी दिखा दूंगा, फॉरवर्ड टेस्ट रिजल्ट और बैक टेस्ट रिजल्ट दोनों 100% सिमिलर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मकसद क्या था, मकसद ये सिंपल ये समझाना था कि यहाँ पे आई थिंक एक रियल अकाउंट भी रन हो रहा है, ये वाला, हाँ जी, ये गोल्ड के ऊपर रियल अकाउंट रन हो रहा है। ठीक है जी, और ये बस $1000 का ही है, और इसके ऊपर भी तकरीबन आप कह लो $31 का प्रॉफिट है। ठीक है, इसके ऊपर तो ये $1000 के ऊपर $31 का प्रॉफिट है, और ये रन होना शुरू हुआ है तकरीबन आप कह लो 20 कुछ कुछ अर्सा हुआ है इसको। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कस्टम पीरियड। ठीक है जी, लास्ट 3 डेज कर लेते हैं। ठीक है, तो $47.76 का प्रॉफिट है लास्ट 3 डेज के अंदर। तो ये बेसिकली गोल्ड के ऊपर ये रन हो रहा है यहाँ पर, और इस साइड सेवरल पेयर्स के ऊपर यहाँ पर जो एक्सपर्ट एडवाइजर वो रन हो रहा है वीपीएस के ऊपर। और अभी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लाइव अकाउंट्स जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा, आप लोगों से शेयर भी करूँगा, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अब वापस आ जाते हैं स्लाइड्स के ऊपर। स्ट्रेटजी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उसके ऊपर मजीद वीडियोस भी आती रहेंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिमांड जोन अगर आपका हायर टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है, लाइक 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपका डिमांड जोन बन रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। तो अगर आपका फर्ज करें 4 आवर टाइम फ्रेम में एक डिमांड जोन बनता है,
तो आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इवन 2/3 का भी जोन अगर लेते हैं तो वो भी क्रेडिबल होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड होता है ना, अब एक मार्केट अगर डिमांड जोन के अंदर आ रही है हाई टाइम फ्रेम के अंदर, तो लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है जो ट्रेड विन करने की, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट एडवाइजर है मेरा, वो इन सारी चीजों को भी और काफी ज्यादा फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है ट्रेड्स को प्लेस करने के लिए, ठीक है जी। तो मैनुअल ट्रेडिंग का मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपने मैनुअल जो ऑर्डर्स हैं, हर बाय और हर सेल के पीछे आपका एनालिसिस होता है, आपका थॉट प्रोसेस होता है। वो थॉट प्रोसेस मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया, और मजीद वीडियोस भी इसके स्ट्रेटजी से रिलेटेड आती रहेंगी। अच्छा, अब बेसिक्स जो हैं, ये मेटाट्रेडर 4 या 5 जो है, मेटाट्रेडर 4 मेटाट्रेडर 5 क्या होता है, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, MT4 MT5 का डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए अगर आप कहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बेइंतहा की बेसिक्स हैं, इसके लिए आप यूट्यूब देख सकते हो, ठीक है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इन चीज़ों की। तो इसके ऊपर मैं अपना टाइम ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन आप कमेंट के अंदर बता सकते हो अगर आप चाहते हो, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। ब्रोकर सिलेक्शन जो है उसके अंदर आपने कुछ चीज़ों को नोट करना है। नंबर वन, कस्टमर सपोर्ट। जब भी आप किसी भी ब्रोकर को आप सिलेक्ट कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट ऑलमोस्ट हर ब्रोकर की ही अच्छी होती है, ठीक है। तो उसमें तो कोई इशू है नहीं, ठीक। तो कस्टमर सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट, चूंकि हर ब्रोकर की सिमिलर होती है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है आपका, कि आप देख रहे होते हो दो चीजें, एक तो ये कि डिपॉजिट और विड्रॉल मेथड्स क्या हैं। जैसे कि स्क्रिल और नेटेलर जो है, ये बहुत एक्सपेंसिव करेंसीज हैं और ये मिलती भी नहीं है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उनका, ठीक है। तो डिपॉजिट विड्रॉल मेथड BTC का हो या USDT का हो, तो वो परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा, एग्जीक्यूशन स्पीड। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस किया है, कितनी देर में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन स्पीड, वो बेहतर होनी चाहिए। स्प्रेड जो है, स्प्रेड बेसिकली क्या होता है कि फर्ज करें कि आपने 10 रुपए पे आप अपने एसेट को बेचना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 10 रुपए के ऊपर आप अपने एसेट को बेचना चाह रहे हैं, लेकिन जो हाईएस्ट बायर बिड है वो 9 रुपए पे खरीद रहा है वो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हो गया, 10 - 9, एक एक डॉलर का, वो आपका 10 रुपए, 1 रुपए का, वो आपका आ गया स्प्रेड, ठीक है। तो स्प्रेड जो है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया वो फौरन से एग्जीक्यूट होना चाहिए। वो डिपेंड कर रहा होता है वॉल्यूम के ऊपर, कि उस ब्रोकर के ऊपर वॉल्यूम कितना, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही कम स्प्रेड होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हर ब्रोकर का वॉल्यूम बेहतर होता है। मैं एक्सनेस यूज करता हूँ, IC मार्केट्स यूज करता हूँ, एडमिरल मार्केट्स यूज करता हूँ, FX चॉइस यूज करता हूँ। मैं ये सारे ब्रोकर यूज करता हूँ, ज्यादा एक्सनेस में यूज कर रहा हूँ। एक्सनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ पे इस्लामिक अकाउंट बिल्ट इन आपको मिल जाता है, आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। और बाकी ब्रोकर ओवरऑल ठीक है। जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें ना तो स्प्रेड मैटर करता है, ना एग्जीक्यूशन स्पीड मैटर करती है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स हम लोग प्लेस करते हैं। ये स्प्रेड और एग्जीक्यूशन स्पीड मैटर कर रही होती है जो आप मार्केट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसके ऊपर। आखिरी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैंने काफी मार खाई थी पास्ट के अंदर, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर औकात मार्केट इतना तेज मूव करती है कि वो आपके स्टॉप लॉस को भी चीरती हुई आगे निकल जाती है। कुछ ब्रोकर जो है वो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं, जिसके अंदर फर्ज करें अगर आपके ओवरऑल ब्रोकर के अंदर $10,000 पड़ा हुआ है, लेकिन आप ट्रेड करते हैं सिर्फ $1,000 से किसी एक अकाउंट के अंदर, मार्केट ने इतना तेज मूव किया कि वो पूरा आपका स्टॉप लॉस को चीरते हुए निकल गई, तो वो जो आपका $1,000 है वो तो उड़ गया ही साथ ही, लेकिन आपका जो ओवरऑल बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जितनी भी वो मार्केट डंप हुई थी। यानी कि आपका पूरा जो $10,000 आपके ब्रोकर के अंदर पड़ा हुआ था डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर, वो स्टेक पर आ गया, वो भी ब्रोकर खा गया, ठीक है। वो बाद में रिफंड मिल जाता है आपको, आपको ट्रेड का प्रूफ दिखाना पड़ता है सारा कुछ, लेकिन काफी हैसल की बात होती है वो। तो कुछ ब्रोकर, जैसे IC मार्केट्स में मेरे साथ ये हुआ था, IC मार्केट की का स्प्रेड बहुत अच्छा है और बहुत नॉन ब्रोकर है वो, और उन्होंने मुझे रिफंड भी दे दिया था, ठीक है, लेकिन ये हुआ था, ठीक है। अक्सर ऐसा ब्रोकर्स के अंदर हो जाता है। तो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन एक्सनेस के अंदर मौजूद है, तो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन आपका जो ब्रोकर है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा जी। तो आगे चलते हैं जी। ब्रोकर ये आपको हमने बता दिए कि ये सारे मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी स्प्लैंड मैन की स्ट्रेटजी जो है वो भी मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज रह गई है कि डिफरेंस क्या है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर और मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर। देखिए, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जो मैनुअल ट्रेडिंग है ना, ये पुराने दौर की बात होगी है, ठीक है। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ट्रेड आपने ओपन की हुई है, आपने देखा, देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, ऊपर नीचे डॉलर्स जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो दिल की धड़कनें हैं वो भी ऊपर नीचे हो रही होती हैं आपकी सारी। तो उसकी वजह से इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही होती है तो आप इजी होके बैठे होते हैं,
लेकिन आपकी ट्रेड जैसे ही क्लोज टू टेक प्रॉफिट आती है आप उसको बंद कर देते हो, तो मतलब ये कि आप आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये कब इधर पहुंचे, ठीक है, तो इसलिए आप उसको आप अपने जो विनर्स हैं उनको बहुत जल्दी कट कर लेते हो, और लूजिंग में आप पूरा एंड तक वेट करते हो कि भाई चलो वापस फिर जाएगी उम्मीद के तहत। तो मैनुअल ट्रेडिंग में उम्मीद का फैक्टर आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस शदीद किस्म की इफेक्ट होती है। मतलब आप कभी भी प्रॉपरली लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रह नहीं सकते अगर आप अपने विनर्स को कट शॉर्ट कर रहे हो और लूजर्स के ऊपर आप पूरे का पूरा अपना बैलेंस, यानी कि अगर आप लॉस ले रहे हो तो पूरा $100 का ले रहे हो, और अगर आप विन कर रहे हो तो विन आप हार्डली $10 कर रहे हो, तो ये आप ऑब्वियसली खुद से आप मैच कर लो कि कितना अर्सा आप सर्वाइव करोगे। तो इसलिए मैनुअल ट्रेडिंग जो है ये उसका ड्रॉबैक है। उसके बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे मैनुअल ट्रेडिंग का लगता है वो ये है कि मैनुअल ट्रेडिंग बैक टेस्ट नहीं हो सकती है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो ना, आपके पास पूरे का पूरा डाटा है पुराने पिछले 15-20 साल का, आप उसके ऊपर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, स्ट्रेटजी को ईए बना के, एक्सपर्ट एडवाइजर बना के, रोबोट बना के आप उसको पूरे का पूरा टेस्ट कर सकते हो, और जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी मिलती है, ऐसी स्ट्रेटजी जो उसके सर्वाइव कर रही होती है एटलीस्ट पिछले 3 साल से या 5 साल से, आप उसके ऊपर अपना डेमो रन करते हो, फिर लाइव अकाउंट के ऊपर चले जाते हो। तो आप जब लाइव अकाउंट पे जाते हो तो आपको रेडी पता होता है कि भाई ये स्ट्रेटजी वेरीफाइड एंड टेस्टेड है, जो कि पिछले 5 साल से सर्वाइव करती आ रही है, तो मुझे अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशंस आपके जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं कि भाई ये वेरीफाइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है, तो इसके अब जो भी रिजल्ट्स होंगे मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स होंगे। तो इस तरीके से आपके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के अंदर आपके इमोशंस आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है, जो आपके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है फॉरेस्ट के अंदर, वो ईजी हो जाता है। तो इसलिए मैं तो मैनुअल ट्रेडिंग जो है बेसिकली आप कह लो कि ये अभी इस लेवल के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये पहला स्टेप है आपका, कि आप पहले मैनुअल ट्रेडिंग सीखते हो, फिर मैनुअल स्ट्रेटजी आप डेवलप करते हो, फिर आप उसको ऑटोमेट करते हो, फिर आप रोबोट डेवलप करते हो, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटजीज टेस्ट करते हो, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है मैनुअल ट्रेडिंग से बहुत ऊपर की चीज़ है, और जब तक आपकी अपनी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक आप फॉरेस्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो या तो आपको किसी की ऑटोमेटिक एक्सपर्ट एडवाइजर जो है उसको यूज करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ेगा, या अपनी खुद की डेवलप करनी पड़ेगी, मैनुअली फिर ट्रेड करते रहना पड़ेगा आपको पूरी उम्र। ये चीज याद रखिएगा, 30-40 साल की उम्र के बाद आपका जो स्टेमिना है वो काफी हद तक कम हो जाता है, तो वो मैनुअल ट्रेडिंग भी आपसे बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इवन आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजीज अगर आपके पास मौजूद है तब भी, ठीक है जी। तो आज के सेशन में इतनी है, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह काफी मजीद चीजें डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी से रिलेटेड काफी चीजें आती रहेंगी। ये सिर्फ इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है कि जस्ट आपने 3 रूल्स देख लिए, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना पड़ता है। टाइम फ्रेम्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये सेशन थोड़ा सा अब्रप्ट रहा है, ठीक है, कह लो आपके तरतीब से नहीं रहा, ठीक, क्योंकि मैंने एक तो कमिट किया हुआ था कि कल मैंने सेशन अपलोड करना है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आई होंगी। जो भी फीडबैक आपका काइंडली कमेंट्स के अंदर दीजिएगा, ताकि मजीद इंप्रूवमेंट जो है वो आ सकें, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।